Yesterday we studied the Huygens construction. We also studied the formation of wavefronts. Today we are moving towards proving the laws of reflection and refraction using Huygens construction. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं क्या, वो आपने आगे पढ़े हुए हैं। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉज हैं हमारे पास। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाई, मान लो नीचे मिरर है, मिरर का प्रिंसिपल सेक्शन बता रहे हैं, फ्रंट वाला व्यू, और एक रे ऑफ लाइट ए ओ इस मिरर के ऊपर ओ पर स्ट्राइक करती है, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होके इधर को जाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ ओ से एन ये नॉर्मल कहलाता है। तो पहला लॉ कहता है कि ये जो रेज हैं ये इंसिडेंट रे यानी कि ए ओ, फिर ये आगे ये रिफ्लेक्टेड रे यानी ओ, ये बी मिसिंग है, यहाँ बी लगा सकते हैं आप, ओ बी, और ये नॉर्मल ओ एन, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो हमारा प्लेन ऑफ द पेपर है, या ये प्लेन ऑफ द बोर्ड है, या फिर आप कह सकते हैं स्क्रीन हमारी उसका प्लेन है, उसमें लाई कर रहा है। और ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल ए ओ एन, एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल, it is called angle of incidence, and the angle which the reflected ray makes with the normal यानी NO, ये यहाँ B मिसिंग है, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो है दैट इज R। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि हम क्या हाइजन थ्योरी से या हाइजन कंस्ट्रक्शन की मदद से इन लॉज को प्रूव कर सकते हैं। तो यही हमारा ये एम है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी। तो हाइजेंस थ्योरी की मदद लेके हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए कंसिडर करो कि हमारे पास ये नीचे जो हमने एक्स वाई बताया है, ये एक प्लेन मिरर है मान लेते हैं। ये एक्स वाई, ये नीचे आप नज़र कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाई, डार्क लाइन, ये मेरा कर्सर इसके ऊपर चल रहा है, ये एक्स वाई एंड तक, दिस इज आवर मिरर। और सपोज करो कि हमारे पास कहीं दूर बल्ब या ट्यूबलाइट जग रही है, और उससे जो लाइट आ रही है वो हमारे मिरर के ऊपर पड़ रही है, और जो उससे रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो ये हमने बताई हुई हैं। ये एक रे मैंने एस बी करके बता दी है, और एक रे एस डैश सी करके बता दी है। ये रेज आ रही हैं, तो नेचुरली यदि रेज ऐसे आ रही होंगे तो आपको पहले ही बताया कि जो रेज के परपेंडिकुलर होता है वो वेव फ्रंट होता है। अब वो वेव फ्रंट सीधा आएगा, ये एक लाइन नहीं है, बेसिकली ये प्लेन है। एस एस डैश के परपेंडिकुलर एक प्लेन आएगा। ये जो मैंने ये देखिए आप, ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है आपको, ये डॉटेड लाइन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये देखिए ये वाली डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, आगे ये सारी की सारी डॉटेड लाइन, ये प्लेन वेव फ्रंट है सारे के सारे दिखाए हुए। ये डॉटेड लाइन ये वाली ये दिख रही है आपको। ऐसे ही ये आर से ऐसे प्लेन वेव फ्रंट हमने दिखाया, ऐसे ही सी से ये डॉटेड लाइन, ये इंटरफेस आ गया। इंटरफेस मतलब दो जो एयर है वो सेपरेट हो रही है ग्लास से। तो यहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइक कर रहा है एक सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब क्या होगा कि ये रेज के परपेंडिकुलर हैं ये जो वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट ये
नीचे को आएगा, जब ये रेज ऐसे आएंगी तो वेव फ्रंट का सबसे पहले जो हिस्सा स्ट्राइक करेगा ना वो बी पे स्ट्राइक करेगा। अब जैसे ही ये बी पर स्ट्राइक करेगा तो आपको पता हाइजीन प्रिंसिपल के मुताबिक बी विल बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये अपने सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि स्फेरिकल नेचर के होंगे, सफियर के रूप में, वो यहाँ से ऊपर को जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकते, नीचे तो बाउंड्री आ गई हुई है, ब्लॉक्ड है, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर को जाने शुरू हो जाएंगे। ये अब कुछ देर बाद ये वाला जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कर्सर मूव करके बी ए हमारा वेव फ्रंट है। बी ए वेव फ्रंट में से कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे ये वाला पॉइंट है, मान लो मैं ये ले लेता हूँ, ये यहाँ जाके क्यू के ऊपर स्ट्राइक करेगा। जब ये क्यू पर स्ट्राइक किया तो क्यू से अपने वेवलेट्स जनरेट होने शुरू हो गए, पर तब तक जो बी से वेवलेट्स पैदा हुए थे सर्कुलर स्फेरिकल, वो पहले छोटे थे, अब वो बड़े हो गए। जैसे ये हमने दिखा दिया हुआ, ये सर्कल आप देख रहे हैं, ऐसे सर्कल नहीं है, ये वैसे स्फेरिकल है, पर क्योंकि हम प्लेन के ऊपर दिखा रहे हैं तो ये सर्कल के रूप में दिखा रहे हैं। बी के अराउंड ये सर्कल आपका बड़ा हो गया, जबकि क्यू से जो वेवलेट्स पैदा हुए उनका ये सर्कल है, ये अभी छोटा सा है, कह सकते हैं आप। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो बी ए आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट जिसको आप कहेंगे, प्लेन वेव फ्रंट है, इसका अगला कोई हिस्सा जाके आर पे स्ट्राइक करेगा। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ ना, ये हिस्सा यहाँ ऐसे है, उसके बाद ये हिस्सा बन गया, उसके बाद ये हिस्सा, क्यों बाकी के हिस्से तो नीचे टकरा के अपने अपने वेवलेट्स देने शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे ही जब ये आर के ऊपर वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट बी ए का कुछ देर बाद ये हिस्सा यहाँ जाके टकराएगा आर के ऊपर, तो आर ने अपने वेवलेट्स देने शुरू कर दिए। ये हमने ये इसका एक वेवलेट दिखाया, ये देखिए, ये सर्कल यहाँ, ये मैं जहाँ कर्सर अपना घुमा के आपको बता रहा हूँ, ये मेरा कर्सर साथ में कर रहा है, तो इसने अपने वेवलेट्स देने शुरू कर दिए। पर तब तक जो वेवलेट्स क्यू से जनरेट हुए थे वो बड़े हो गए हुए हैं। वो कौन से हैं, ये देखिए, ये बड़े वाला वेवलेट आप देख रहे हैं, ये सर्कल, ये मैं कर्सर मूव करके यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये कर्सर मेरी मूवमेंट हो रही है, और ये वाला है क्यू से, और जो बी से वेवलेट्स जनरेट हुए थे वो सबसे बड़े हो गए हुए हैं, वो और बड़े हो गए, और ये हम ये ऐसे दिखा रहे हैं। पर ये कब हुआ, जब आर के वेवलेट्स इतने हो गए, ये इतना, वो कब होगा, जब ये सी के ऊपर डिस्टर्बेंस पहुंचेगी। मतलब जो ए वाला हिस्सा है जब सी पर पहुंचा तो इसने अपने वेवलेट्स देने शुरू कर दिए। तब तक आर के वेवलेट्स ऐसे बन गए, क्यू के जो वेवलेट्स थे वो ये वाले बन गए हुए हैं, ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है, और जो बी से वेवलेट्स थे वो सबसे बड़े हो गए, ये वाले बन गए हुए हैं। अब इन वेवलेट्स के सभी सरफेस को टच करने वाला जो सरफेस बनेगा वो बनेगा सी, ए, बी, डी। ये जो बनेगा ना, ये बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसका मतलब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था वो था बी ए, जबकि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड डी। और जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो बनेंगी बी, डी, और इधर से सी, ये फर्दर ये जो एरो मैंने दिखा दिया हुआ है। तो इस ढंग से जबकि इंसिडेंट रेज आ रही थी एस बी और एस डैश सी, जबकि रिफ्लेक्टेड रेज को कौन सी बनी, ये बनी बी डी एंड सी से ये अलोंग दिस एरो। ये तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना वो बना सी, ए, बी, डी। इस ढंग से हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जनरेट हुआ। तो ये इस ढंग से हमारा वेव फ्रंट बनता है। तो इसी की मदद से हम आगे सारी की सारी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर सकते हैं। अब क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनता है, तो हम इसको थ्योरेटिकल टच देते हैं। अब
तो हम इसी फिगर को आगे एक्सटेंड करेंगे, पर थोड़ा मॉडिफाइड रूप में कर देंगे, क्योंकि हमने अब समझ लिया है कि कैसे कैसे हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनता है। तो आप उसके लिए एक इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात करो तो मैंने यही लिखा है कि कंसिडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, बोथ द वेव फ्रंट and reflected wavefront being perpendicular to the plane of the paper। तो प्लेन ऑफ द पेपर इसलिए है कि है तो प्लेन्स हैं वेव फ्रंट्स, अब हम उनको लाइन से दिखा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो लाइनें जो हैं वो हमें पूरा प्लेन एक लाइन के रूप में नजर आ रहा है, वो हमारे जो प्लेन ऑफ पेपर है परपेंडिकुलर है, तब करके हम ऐसे दिखा रहे हैं। सो द वेव फ्रंट टचेज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट बी एट फर्स्ट, सबसे पहले बी पॉइंट पर टच करता है, एंड देन गोज ऑन टचिंग द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई टुवर्ड्स द पॉइंट सी। यही तो मैं पीछे आपको समझा के हटा हूं। तो ये अब मैं ये आगे वाली फिगर में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे ये मेरे पास ये ए बी, ये देखिए ये ए और ये नीचे बी, ये मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट अब मैंने थोड़ा मॉडिफाइड रूप में बता दिया। नीचे जो हमारी है ये एक्स वाई हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सबसे पहले ये ए बी यहाँ बी के ऊपर स्ट्राइक किया, तो यही उसके बाद यहाँ वाला कहीं बी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ कहीं टच करेगा, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, यहाँ ये मेरा कर्सर है इस समय, वो उसके ऊपर से यहाँ देखेंगे तो यहाँ कहीं टच करेगा जाके। अब पी वाला जो हिस्सा होगा वो ओ पे टच करेगा जाके, और लास्ट में ए वाला हिस्सा जो है वो सबसे बाद में सी के ऊपर टच करेगा। यही हम यहाँ पर पहले पैरा में हमने ये बताया आपको। तो यही हमने आगे लिखा, एज सुन एज द वेव फ्रंट टचेज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट बी द पॉइंट बी बिकम्स ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हम पहले भी बता के हटे आपको, वो उससे सेकेंडरी वेवलेट्स आने शुरू हो जाएंगे। इन ए सिमिलर वे all points on the xy become source of secondary wavelets when the wavefront reaches at those points। ये पीछे हमने यही सारी चीज आपको एक्सप्लेन की हुई है कि ऐसे ऐसे होता है। अब during the time the wavefront from A reaches the point C, the secondary wavelets from B must have reached over a hemisphere of radius BE equal to AC equal to CT, where T is time taken by the disturbance to travel from A to C। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको ये समझाता हूँ। आप देखिए यहाँ A से C तक जितने टाइम में लाइट पहुंचेगी, ये A ऊपर ये C, जितने टाइम में A से C तक लाइट पहुंचेगी उतने ही टाइम में B से D तक लाइट पहुंचनी चाहिए। क्यों? यहाँ B से ये वेवलेट्स रिफ्लेक्ट हो गए थे और वेवलेट्स न्यू वेवलेट्स जनरेट हुए जो वो वहाँ D तक पहुंचे होंगे। यदि आप एक कंपास लेके B से D तक की एक आर्क लगाएंगे और A से C तक की भी उसी कंपास से उतनी ही लेंथ की आर्क लगाएंगे तो दोनों आर्क्स ये बराबर होंगी। ये मतलब है इसका। तो यही हमने कहा कि ड्यूरिंग द टाइम the wave front from A reaches C, the secondary wavelets from B must reach over a hemisphere of radius BE equal to AC equal to CT। क्यों? C is the speed of light and T is the time taken। तो टाइम तो उतना ही लगा जितना ये देखिए ये D से C तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही B से D तक आने में टाइम लगा। तो इसका मतलब सॉरी A से C तक जाने में, A से C तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही B से D तक आने में टाइम लगा। तो इसीलिए ये A से C और B से D बराबर आने चाहिए, आर्क बराबर होनी चाहिए। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि since the time taken by the ray of light in traveling from P to O, सॉरी ये पीछे आ गए, during the time the wave front from A touches the point C, the secondary wavelets from B must have reached the hemisphere of radius B equal to AC equal to small ct, where T is the time taken by the disturbance to travel from A to C,
द टेंजेंट प्लेन CD रिप्रेजेंट्स द न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एज शोन इन द फिगर। तो ये हम पीछे ही बता चुके हैं कि हमारा जो ये हमारा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो AB बनेगा और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फिर बनेगा CD। तो CD विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो तभी हमने कहा कि लेट SB एंड AC, ये A से C और ये SB बी द इंसिडेंट रेज। क्यों? ये AB के परपेंडिकुलर हैं। जो भी रेज, ये इवन P डैश PO, ये भी एक जो रे है, ये भी हमारी रे इंसिडेंट रे ही है। क्यों? ये तीनों की तीनों रेज दीज आर परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो हमने यही कहा कि लेट SB एंड AC बी द इंसिडेंट रेज एंड CL एंड BD बी द रिफ्लेक्टेड रेज। आप देख सकते हैं CL, ये क्योंकि CD के परपेंडिकुलर रेज हैं तो हमारी जो रेज बनेगी CL DL डैश या फिर OQ डैश, ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज बनेगी। तो यहां पर ये आप लिख सकते हैं कि इफ BN एंड CL एंड CL एंड ये BDL डैश, आगे भी आप इसको लिख सकते हैं, BD की जगह BDL डैश भी लिख सकते हैं। तो इफ BN एंड CN डैश आर नॉर्मल्स एट पॉइंट्स B एंड C रिस्पेक्टिवली, तो यहां पर ये BN परपेंडिकुलर है, यहां CN परपेंडिकुलर है। तो उस केस में आप देखें कि एंगल SBN, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल N डैश CL विल बी इक्वल टू R, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर से भी बना सकते थे पर हमने आसान करने के लिए राइट हैंड साइड चुनी है क्योंकि कैलकुलेशंस आसान होगी इससे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से आप लेफ्ट हैंड साइड वाले सारी फिगर भी ले सकते हैं। तो यही हमने कहा कि नाउ एंगल ABD, एंगल AB एंड D, इट इज इक्वल टू एंगल SBN। ये आप सिंपल मैथमेटिक्स करके देख सकते हैं। जब आप 90 प्लस थीटा का इस्तेमाल करके देखेंगे तो ये दोनों एंगल्स बराबर आ जाते हैं। तो ये आपका होम टास्क है, अपने आप करेंगे ये कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल SBN इज इक्वल टू I, एंड इसी ढंग से एंगल BCD, एंगल BCD एंड एंगल N डैश CL, दिस इज इक्वल टू R। इफ O इज एनी पॉइंट, मान लो अब मैं कोई भी रे ले रहा हूं, कैसी, ये मैं कह रहा हूं, मान लो कि एक रे आ रही है P डैश PO और यहां से रिफ्लेक्ट होके ये रे गई OQ डैश की तरफ। तो if O is any point on the surface XY such that PO and OQ are the incident and reflected rays respectively, then total time taken by the rays to travel from P to Q। ये देखिए, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट A B के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया P से एक रे गई, वो O पर स्ट्राइक की और O से स्ट्राइक करने के बाद ये Q तक पहुंची, यानी कि CD जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था उसके ऊपर कोई पॉइंट Q के ऊपर। तो P से O और O से Q तक जाने का कितना टाइम लगा। अब यदि आप देखेंगे तो ये आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज, क्योंकि सारा एक ही मीडियम में हो रहा है सब कुछ, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट c ले सकते हैं हम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो डिस्टेंस यानी कि P से O का डिस्टेंस प्लस O से Q का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी c विल बी द टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर हमने यही लिखा कि T इज इक्वल टू PO ओवर C प्लस OQ अपॉन C। तो ये हमने यूज किया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। पर यदि आप फिर पीछे वाली फिगर देखें तो इस फिगर में ये BOP, इस फिगर में इस ट्रायंगल बनी, ये एंगल जो है ना, ये P के ऊपर वाला एंगल यानी कि एंगल OPB ये 90 डिग्री है। तो इसलिए यदि मैं कहूंगा साइन I देखना है
तो आप कहेंगे साइन आई इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ बी। तो पी ओ यानी कि ओ पी किसके बराबर आया, ये आ गया ओ बी साइन आई। तो इसीलिए हमने लिख दिया ये पी ओ की जगह हमने लिख दिया बी ओ साइन आई अपॉन सी। ऐसे ही यदि आप दूसरी ट्रायंगल देखेंगे जैसे ओ सी क्यू, यहां पर एंगल क्यू जो है यानी कि ओ क्यू सी एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए साइन आर निकालना हो इस ट्रायंगल में तो साइन आर विल बी इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ सी। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी साइन आर बन जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको ओ सी साइन आर लिख देना है। तो हमने यही कहा यहां कि देयरफॉर टी इज इक्वल टू बी ओ साइन आई अपॉन सी प्लस ओ कैपिटल सी इंटू साइन आर अपॉन स्मॉल सी। तो ये ट्रायंगल्स हमने दो यूज की हुई हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब आप क्या करो कि बी ओ साइन आई ऐसे का ऐसा लिख लो, प्लस नीचे एलसीएम लिख के हमने सी ले लिया हुआ है। ओ सी को आप लिख सकते हैं बी सी माइनस ओ बी। ये देखिए बी सी माइनस ओ बी, ठीक है, इट इज इक्वल टू ओ सी। तो हमने ये लिख लिया। और ऐसा लिखने के बाद आप क्या करो, ये इसको लिख लो बी ओ साइन आई प्लस बी सी साइन आर माइनस बी ओ साइन आर होली ब्रैकेट ओवर स्मॉल सी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं और टी इज इक्वल टू बी सी साइन आर प्लस बी ओ ब्रैकेट स्टार्ट साइन आई माइनस साइन आर अपॉन स्मॉल सी। अब ये हमारे पास टाइम आ गया, दैट इज टोटल टाइम टेकन। अब मैं फिगर द्वारा फिर पिछली फिगर पे जो हमने अभी की उसके ऊपर देखिए, P से O तक लाइट गई और O से Q तक, ये वेव मतलब वेव फ्रंट्स O से P से O और O से Q। अब जो AB है, AB हमारा था इंसिडेंट वेव फ्रंट और CD था आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब AB का जो रिफ्लेक्शन हुआ वो यहां BC से हुआ, BC से रिफ्लेक्शन होने के बाद CD बना। CD बनने का मतलब है कि चाहे आप A से C तक जाओ तो उतना ही टाइम लगेगा, चाहे आप यहां B से D तक जाओ तब भी उतना ही टाइम लगेगा, चाहे P से O होते हुए Q तक जाओ तब भी उतना ही टाइम लगेगा। इसका मतलब टाइम तो कांस्टेंट लगना चाहिए। मतलब ए बी से सी डी वेव फ्रंट ऐसा उत्तर तभी आ सकता है जब ए से सी तक का जाने का उतना ही टाइम हो जितना कि बी से डी तक का जाने का है, या फिर जितना पी से ओ और ओ से क्यू तक जाने का है। पर हमने जो टाइम निकाला वो तो हमने निकाला ये, और इसमें आ गया ओ पॉइंट बीच में। अब पॉइंट ओ बीच में आ गया तो इसका मतलब टाइम तो बदल रहा है, जबकि हम तो कहते हैं टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब बीच में ये ओ वाला पॉइंट उत्तर नहीं आना चाहिए, और ये बी ओ वाला हिस्सा तभी बीच में नहीं आएगा यदि ये बी ओ के साथ जो मल्टीप्लाइड चीज है यानी साइन आई माइनस साइन आर ये जीरो के बराबर होगी। तो यही हमने यहां लिखा कि सिंस ओ इज एनी पॉइंट ऑन दी प्लेन एक्स वाई, देयरफॉर बी ओ वेरीज since the time taken by the ray of light in traveling from P to O and then to Q should be same as the time taken by the ray to travel from B to D or from A to C, therefore time t should remain constant। तो वो टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, और यदि ये कांस्टेंट है तो साइन आई माइनस साइन आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिर्फ बी सी आना चाहिए, बी सी साइन आर ओवर सी आना चाहिए, ये हिस्सा साइन आई माइनस साइन आर वाला जीरो होना चाहिए क्योंकि बीच में ओ नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हमने कह दिया कि दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड इफ साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल टू जीरो, और साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, या फिर आप कह सकते हैं आई इज इक्वल टू आर, बट आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ reflection, so that is the angle of incidence must be equal to the angle of reflection, so this proves second law, second क्या first कह लो, जो भी आप कहना चाहे, this is second law basically हम जो बोल रहे थे पीछे, तो this proves second law of reflection। पर अभी first law की बात करें। अब फर्स्ट लॉ की बात करें तो आप देखें कि इंसिडेंट रेज कौन सी, हम पीछे ले जाते हैं फिर डायग्राम के ऊपर, क्योंकि ये सारा डायग्रामेटिकली कर रहे हैं। ये वाली रे एस बी ये इंसिडेंट रे थी, या फिर पी डैश ओ ये भी इंसिडेंट रे थी, या फिर एस डैश सी ये भी इंसिडेंट रे थी।
और रिफ्लेक्टेड रेज की बात करें तो Cl ये रिफ्लेक्टेड रे थी, या फिर OQ डैश ये रिफ्लेक्टेड रे थी, या फिर BL डैश ये भी रिफ्लेक्टेड रे थी। तो आप देखेंगे सारी की सारी इंसिडेंट रेज आप एक लेके चल पड़ो, ये ले लो SB ये इंसिडेंट रे और BL ये रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल यहां पर कौन सा है, ये BN ये नॉर्मल है। तीनों कहां लाई कर रहे हैं, इस प्लेन के ऊपर। कौन सा प्लेन, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन का प्लेन। सो इसका मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल दैट इज BN ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यही हम यहां पर लिख रहे हैं, आल्सो द इंसिडेंट रे SB, द रिफ्लेक्टेड रे BD and the normal at the point of incidence that is BN all lie in the plane of the paper, that is in the same plane. Thus laws of reflection are proved. तो हमने ये सारे के सारे laws प्रूव कर दिए, रिफ्लेक्शन के दोनों laws हमने प्रूव कर दिए। तो ये हमने कैसे किया, हाइजीन कंस्ट्रक्शन के साथ। तो thus hygiene construction is able to understand is able to make us understand the reflection of light। तो ये हम रिफ्लेक्शन करने में कामयाब रहे।